सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना है पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। वैज्ञानिकों, गन्ना किसानों एवं लखपति दीदियों से संवाद कार्यक्रम में कहा कि किसानों की आय दुगनी करना प्रधानमंत्री का है संकल्प। देश में उपलब्ध है विभिन्न प्रकार के मत्स्यिकी और जलीय कृषि संसाधन। 22.31 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन की है इसकी अनुमानित क्षमता। सरकार ने बिहार में मत्स्यिकी और जलीय कृषि के लिए कुल 522.41 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के खड़गांव में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। किफायती उपयोग में आसान और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदाय और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा जोर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में वैज्ञानिकों, गन्ना किसानों एवं लखपति दीदियों से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब एक परिवार हैं। आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। किसानों को उपज के दाम ठीक मिले, इसलिए 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि राज्य की भी जवाबदारी है केंद्र के साथ। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम फसल के विविधीकरण की तरफ कैसे जाएं, और पराली जलाने से जो नुकसान होता है, न केवल जलवायु बल्कि मित्र कीट भी मारे जाते हैं, उस नुकसान को भी हरियाणा के किसानों ने गंभीरता से लिया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश भी अब जागरूक हो रहे हैं और उन्होंने पराली जलाने के बजाय नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई मशीनों का उपयोग करके उसका फिर से उपयोग कैसे किया जाए, उस दिशा में जो कदम उठाए वो भी सराहनीय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गरीबों और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री ने कहा कि नई तकनीक का प्रयोग करते हुए हम कैसे अधिक दुग्ध का उत्पादन कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जोर दे रहे हैं कि कैसे हम पशुओं को उन्नत नस्ल में बदल दें। किसानों की आय अगर बढ़ाना है तो खेती के साथ साथ हमको पशुपालन जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम पशुपालन तो करते हैं, लेकिन हमारे गाय, हमारी भैंस दूध काफी कम देती है और इसलिए कई बार वो फायदे का सौदा नहीं लगता। लेकिन एनडीआरआई ने जो नई नस्ल विकसित की है, क्लोन बनाए हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति कर रहा है एनडीआरआई। मैं उनको बधाई देता हूं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायत राज
व्यवस्था का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना है। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत महत्व होता है। ये प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। पंचायत एक चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार चुनाव के दौरान और उसके बाद भी चुनाव हिंसा की खबरें आती रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस प्रकार पंचायती राज की संस्थाओं का कार्य व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के कार्य है, समाज उत्थान का कार्य है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि महिलाओं ने पंचायतों में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में आधे पुरस्कार महिलाओं को मिले हैं, जो नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों की बड़ी भूमिका है। गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों में से लगभग आधी पंचायतों का नेतृत्व हमारी मातृ शक्ति कर रही है, जिन्होंने अपने असाधारण कार्य से एक मिसाल कायम किया है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका संकल्प है नारी सशक्तिकरण का, उस दिशा में एक व्यापक उसका उदाहरण है जो आज यहाँ परिलक्षित हो रहा है। और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए आज का यह अवसर हमारे सतत विकास के लक्ष्य की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उसमें एक मील का पत्थर भी साबित होगा। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, शासन और महिला सशक्तिकरण में उनके प्रयासों के लिए पंचायतों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के कार्यों पर सर्वोत्तम अभ्यास नामक पुस्तिका का अनावरण भी किया। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वर्ष रबी फसल की बुआई 493 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में की गई है। गेहूं की खेती पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 234.15 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 239.49 लाख हेक्टेयर में की गई है। इसी प्रकार मोटे अनाज की खेती का भी रकबा बढ़ा है। इसी विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में NRM विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर SK चौधरी से बात की हमारे संवाददाता शमीम अख्तर ने। इस साल रबी की बुआई में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल लगभग 5 लाख हेक्टेयर में रबी की ज़्यादा बुआई की गई है। बुआई कुछ हो चुकी है और कुछ पछेती बुआई बाकी है। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में NRM के उप महानिदेशक डॉक्टर SK चौधरी साहब। इस वर्ष जो वर्षा का वितरण था वो इतना अच्छा और संतुलित तरीके से हुआ है, जिसके कारण बुआई में अधिक क्षेत्र आया है रबी सीज़न में ख़ास तौर से। दूसरा, जो पहली खरीफ की फसलें थी, खरीफ की फसलों में भी हमने देखा था कि समय पर जो आने वाली वैरायटीज़ है उसका रकबा अधिक था। उसके कारण समय पर कटाई भी हुई और कटाई के समय उपयुक्त तापमान जो चाहिए पड़ता है, जितनी आर्द्रता चाहिए पड़ती है, वो सारी उपलब्ध थी इस वर्ष। उसके कारण वो समय पे कटी और रबी की बुआई में इजाफा देखा गया, बढ़ोतरी देखी गई। अब चूंकि बढ़ोतरी होती है तो उसके साथ में
अच्छी बात मतलब ये होता है कि बढ़ोतरी हुई है तो किसानों को ज़्यादा आमदनी होगी, उत्पादन देश का बढ़ेगा, इसकी भी बहुत पूरी संभावना है। जो किसान अभी बुआई करने वाले हैं पछेती बुआई में, तो ये जो गेहूं के लिए जो बीजों का चयन है वो बीज किस तरह के सर होने चाहिए उसमें? पछेती बुआई के लिए ये ज़रूर ध्यान दें कि बीजों का चयन, सारा ध्यान उसमें देने की ज़रूरत है। कई अच्छी वैरायटीज़ अभी आई हुई है, इस समय बाज़ार में भी है, पहले की भी वैरायटीज़ थी, लेकिन अभी जो नई वैरायटीज़ है उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ है। कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ के अलावा कुछ बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ भी है जिसमें अधिक प्रोटीन या अधिक गुणवत्ता पाई जाती है। आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता के कारण थोड़ा सा उत्पादन कम भी रह जाए 5-10% तो कोई बात नहीं है, उसके अंदर गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी कि वो कंपनसेट कर जाएगी। सर, ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें PM प्रणव मिशन है, उसके अलावा मिट्टी की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। मेरे ख्याल से ये एक जो योजना है, सिस्टम एक तो वाइब्रेंट हुआ है जी, और दूसरा ये योजनाएं किसानों को खाली कागजों पे नहीं, ज़मीन पर लाभान्वित कर रही है। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात, अब जब आपके पास किसान के पास एक कागज़ आ गया जिसमें उसकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और माइक्रो न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट, इसकी सारी जानकारी वहाँ पे आ गई। यही नहीं, उसको 3 खरीफ की फसलें और 3 रबी की फसलें कौन कौन सी उपयोगी है उसके लिए अनुशंसा क्या है फर्टिलाइज़र की, वो अनुशंसा भी उस पर दी गई। अब उस अनुशंसा के अनुसार, उस सिफारिश के अनुसार अगर वो उर्वरकों का इस्तेमाल करे तो उर्वरकों का या न्यूट्रिएंट का असंतुलन नहीं होगा मिट्टी में, मिट्टी के स्वास्थ्य का भी रखरखाव अच्छा होगा और आपका फसल उत्पादन भी अच्छा होगा, और आप उर्वरकों के ऊपर लगने वाला खर्चा लगभग 20 से 25% तक उसमें कटौती हो सकती है। PM प्रणाम वाली स्कीम है जिसके तहत खादों की उपलब्धता और योग्य खादों का चयन और सारी जानकारी मुहैया की जाती है। और इसके बाद में जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में जो NMS है, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाम से एक स्कीम है, उसके तहत सारा जलवायु के साथ सहिष्णु जो जितनी चीज़ें हो सकती है, वो चाहे वैरायटी हो, चाहे पानी को लगाना हो, चाहे मिट्टी का व्यवस्थापन हो, चाहे वो कीट पतंगों का व्यवस्थापन हो, जलवायु से लिंक जितनी चीज़ें वो सारी वहाँ से मुहैया की जाती है। सर, केंद्र सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि किसान का जीवन बेहतर हो, इसके लिए तो बहुत सारी स्कीमें हैं, तो और सरकार क्या क्या कर रही है इसके लिए? फिर सर, मार्केट नेटवर्क वगैरह जिस तरह से होने चाहिए थे, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आप गांव देहात में जाके देखिए, किसान सजग हो रहे हैं। मंडियों में पहले व्यापारियों के हाथों में किसान होता था, अब जो है किसान अपने तरीके से एग्रीगेशन कर करके अपने तरीके से चला रहा है चीज़ों को। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह का तो सरकार ध्यान रखती ही है, लेकिन इसके अलावा जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ है, वेजिटेबल्स है, छोटे फ्रूट्स है, उसका भी रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के में NRM के उप महानिदेशक डॉक्टर SK चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि अभी जैसे कुछ ये गेहूं की खेती और भी बाकी है पछेती की, उसमें किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं और बनाती हैं। कैमरामैन स्वरूप के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाड़ अभ्युदय संस्था द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी और प्रसिद्ध रासायनिक अभियंता और परमाणु वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर जयेश जोशी जी के साथ ही अनेक गणमान्य उपस्थित हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य किफ़ायती उपयोग में आसान और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदाय और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाड़ अभ्युदय संस्था द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर और प्रसिद्ध रासायनिक अभियंता परमाणु वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर जयेश जोशी जी के साथ अनेक गणमान्य उपस्थित हुए।
अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है, if you want to be wealthy, then the only way is science and technology. We are importing worth 40 crores of rupees in terms of mechanical things, in terms of crude oil, in terms of electronics, and this is mainly because we don't innovate ourselves. तो अगर हमको धन जमा करना है, हमें श्रीमंत होना है, तो इसकी कास विज्ञान और तंत्रज्ञान की कास लेनी पड़ेगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य किफायती, उपयोग में आसान और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदायों और किसानों को सशक्त बनाना था। विज्ञान और तंत्रज्ञान अपने देहातों में जाना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। यंग स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 18 to 25 whom I teach, they are outstanding, they are dependent, they are reliable. So the engineering basics, they are always the same. मुझे लगता नहीं है कि हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है। They will be there, money is there. सब मिलके इकट्ठा होके with one objective we should just implement. We have everything. ये सम्मेलन ग्रामीण प्रौद्योगिकी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए नवोन्मेषकों, छात्रों, किसानों और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। डॉक्टर लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। देश में विभिन्न प्रकार के मत्स्यिकी और जलीय कृषि संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें 22.31 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन की अनुमानित क्षमता है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मत्स्य के क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को देखते हुए मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार बिहार सहित देश में मत्स्यिकी के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है, जिसमें मत्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड, मछुआरों और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना शामिल है। बिहार सरकार ने बताया है कि राज्य में मत्स्यिकी विकास के लिए उपयुक्त विशाल और विविध जल संसाधन हैं, जिनमें तालाब, ऑक्सबो झील, आर्द्र भूमि, जलाशय और नदियां शामिल हैं। बिहार में मत्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए विगत 4 वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान PMMSY के अंतर्गत 158.82 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सहित कुल 522.41 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। बुधवार को देश के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एकमात्र नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 दिसंबर को मक्का का भाव था 2,850 रुपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद मक्का 2,860 रुपए पर बिकी। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का की कीमत में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 10 दिसंबर को मक्का का दाम था 1,900 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 200 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव हो गया 2,100 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भी मक्का के भाव में उठाव देखने को मिला। 10 दिसंबर को यहाँ मक्का का भाव रहा 2,340 रुपए। 11 दिसंबर को इसकी कीमत में 20 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद मक्का 2,360 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी में बीते मंगलवार मक्का 2,660 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके दाम में 10 रुपए की तेजी आई और मक्का का भाव हो गया 2,670 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है।
अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनके फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसके एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। सरसों की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्ट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद सरसों का भाव हो गया 5,600 रुपए। राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में गिरावट देखने को मिली। बीते मंगलवार को यहां सरसों 5,750 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके दाम 250 रुपए नरम होकर 5,500 रुपए हो गए। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहां 10 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,141 रुपए। 11 दिसंबर को इसकी कीमत में 59 रुपए का उठाव आया और भाव 6,200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 10 दिसंबर को सरसों 6,050 रुपए पर बिकी। 11 दिसंबर को इसकी कीमत 50 रुपए लुढ़क कर 6,000 रुपए पर आ गई। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान मसूर, मटर, जौ और गेहूं की बुवाई कर लें। यहाँ के पर्वतीय इलाकों के किसान प्याज की बुवाई जारी रखें। पंजाब में इस समय गेहूं, गाजर, मूली, शलजम, पालक और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। यहाँ पर किसान इस मौसम में प्याज, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। वहीं दिल्ली के किसान टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अच्छी पैदावार के लिए इनकी समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में इस मौसम में टमाटर, फूल गोभी और ब्रोकली के पौधे लगाए जा सकते हैं। ओडिशा के किसान इस समय मक्का, मूंगफली, सरसों, प्याज, उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान आलू की बुवाई जारी रखें। यहाँ के तराई वाले इलाकों के किसान सरसों की बुवाई कर लें। असम के किसान साली धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय बोरो धान की बुवाई की जा सकती है। मेघालय में किसान बाजरा और लोबिया की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की भी खुदाई का काम कर लें। नागालैंड में भी किसान अदरक की पकी पौध की खुदाई जारी रखें। मणिपुर में इस समय सरसों, मक्का और मसूर की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब वक्त है खास खबर का। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार ने महाकुंभ की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुंभ में देश के प्रसिद्ध कलाकार अपने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देंगे। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नई दिल्ली में CII वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 को संबोधित किया। नागेश्वरन ने कहा कि कोविड के बाद मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश की GDP के सापेक्ष में पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। अदानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही कांग्रेस पार्टी ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और आज भी समाजवादी पार्टी और तृणमूल ने उसका साथ नहीं दिया। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कल लोकसभा में दिए अपने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांग ली है। कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस जवाब देके उनका आपस में क्या संबंध है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री ने दोनों की तस्वीरें भी दिखाई। केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में लगी हुई है। भारत ने सीरिया में फंसे अपने 75 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। अब निकाले गए लोगों को भारत लाया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान अपने बांग्लादेश दौरे की जानकारी दी। वे 9 दिसंबर को ढाका गए थे। बेंगलुरु में आई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से पूरा देश हैरान है। सुसाइड नोट और वीडियो में सुसाइड की जो वजह पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ना बताया, जिसकी जांच के सिलसिले में जैसे ही बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर पहुंची हुई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।